बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो है कि बायोलॉजी के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम में आपके हर बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये जो है 2 नंबर के प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 नंबर के हैं, तो आज हम इन्हें देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। यानी परागण किसे कहते हैं, इसके साथ हमें क्या करना है, उदाहरण भी लिखना है। तो देख लेते हैं उत्तर इसका। देखिए, जब किसी के नर भाग से, जब किसी पौधे के नर भाग से परागकण पौधे के मादा भाग में पहुंचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। फिर से देखिए, जब किसी पौधे के, कोई पौधा है और उसके नर भाग से क्या होता है, नर भाग में जो परागकण होते हैं वो परागकण पौधे के मादा भाग में पहुंचता है। नर पौधे के भाग से परागकण क्या होता है, मादा भाग में पहुंचता है। मादा भाग जो पौधा है उसमें पहुंचता है तो इसे परागण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, हवा और बारिश की वजह से परागण होता है। ठीक, किसके किसके वजह से परागण होता है? हवा और बारिश के वजह से भी परागण होता है। उसके बाद मधुमक्खियां और दूसरे कीड़े परागण करते हैं। तीसरा है, पक्षी भी परागण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण पूछा है, आप ये तीनों उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसको तो आप समझ जाएंगे। हवा और बारिश की वजह से परागण होता है। जब हवा चलता है तो क्या होते हैं, फूल पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल हिलने डुलने लगते हैं हवा की वजह से, और एक दूसरे से क्या, स्पर्श होने लगते हैं। उसी के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। मधुमक्खियां और दूसरे कीड़े परागण करते हैं। देखिए, मधुमक्खी और कीड़े जो होते हैं एक पुष्प पे बैठते हैं और वहां से क्या होते हैं, फिर दूसरे पुष्प पे बैठते हैं, तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। पक्षी भी परागण करते हैं। पक्षी भी होते हैं जो क्या होते हैं, पौधों पे बैठते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे। ठीक, यानी फूल पे, तो उससे भी परागण होता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वपरागण की 2 हानियां लिखिए। स्वपरागण की 2 हानियां कौन कौन सी हो सकती है, देख लेते हैं। देखिए, पहला हानि जो है, स्वपरागित पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। फिर से, स्वपरागित पुष्पों में बीज होते हैं जो स्वयं परागण करते हैं। ठीक, स्वयं परागण करते हैं, उनके बीज, जो पुष्प स्वयं परागण करते हैं उनके बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं। बीज के बारे में इसमें बोला है कि जो बीज खुद ही परागण करते हैं, जो पौधे खुद परागण करते हैं उनके बीज क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं और हल्के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। दूसरा हानिया, परागण के बाद उत्पन्न पौधे में अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता। देखिए, परागण के बाद पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, अच्छे व स्वस्थ पौधे के गुण, उनमें क्या होते हैं, अच्छे और स्वस्थ पौधे के गुण क्या होते हैं, सम्मिलित नहीं रहते हैं, मिश्रित नहीं रहते हैं। तो ये हमारा 2 क्या हो गया, हानि हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पर परागण की कोई 2 लाभ लिखिए। ठीक, पर परागण की कोई 2 लाभ लिखिए। देखिए, पहला क्या है, पर परागण का लाभ, पर परागण पुष्पों से बने फल बड़े, पर परागित पुष्पों से बने फल, जो पर परागित पुष्प से जो फल बने होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, जो स्वयं परागण से होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए स्वयं परागण से होते हैं उनमें क्या होता है, उन पुष्पों के बीज संख्या में कम होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। और पर परागण में क्या है कि
परागण में पुष्पों से जो फल बने होते हैं वो फल बड़े होते हैं, भारी होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीज की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दूसरा लाभ क्या है, देखिए दूसरा लाभ है पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े, भारी, स्वास्थ्य एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। यानी पर परागण के जो बीज होते हैं, पौधों से उत्पन्न होते हैं बीज, फल होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, भारी होते हैं, उनकी नस्ल जो होती है अच्छी होती है और स्वस्थ होते हैं वो, जिससे उपज बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उपज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बेकिंग सोडा किसे कहते हैं। देखिए बेकिंग सोडा एक क्षारीय सफेद पाउडर है। क्या है बेकिंग सोडा, एक क्षारीय है और सफेद पाउडर है जो आधुनिक रसोई में सर्वत्र पाया जाता है। जो रसोई है, आजकल के जितने भी रसोई घर हैं वहां पे हर जगह हर रसोई में ये क्या होता है, पाया जाता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे मीठा सोडा कहते हैं या तो खाने के सोडा से नाम से जाने जाते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आभासी फल किसे कहते हैं। ठीक, आभासी फल किसे कहते हैं। देखिए जिन फलों का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे हिस्सों से होता है। देखिए जिन फलों का निर्माण अंडाशय से न होके पुष्प के दूसरे हिस्से से होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। फिर से समझिए, जिन फलों का निर्माण, फल का निर्माण क्या होता है, अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे हिस्सों से। अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होता है बल्कि पुष्प के दूसरे हिस्से से होता है, उन्हें आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अनानास, सहतूत, नाशपाती, ये सब क्या होते हैं, पुष्प से इनका क्या होता है, फलों का निर्माण क्या होता है, अंडाशय के अलावा पुष्प के दूसरे हिस्सों से होता है। अंडाशय से इनका जो है कि फल नहीं होता है, पुष्प के दूसरे हिस्से से इनका फल बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। अब शुक्राणु जनन को देख लेते हैं किस प्रकार परिभाषित करेंगे। शुक्राणु जनन पुरुषों में अपरिपक्व जर्म कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्राणु जनन क्या है, पुरुषों में जो अपरिपक्व जर्म होते हैं, जर्म कोशिका, उनसे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया वृषण के अंदर मौजूद शुक्र नलिकाओं में होती है। ये प्रक्रिया कहाँ मौजूद होती है, वृषण के अंदर शुक्र नलिकाओं में मौजूद होती है। इनके कुछ प्रक्रियाएं निम्न है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, देखिए पहला प्रक्रिया है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, किशोरावस्था से शुरू होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब जो है कि पुरुष होते हैं किशोरावस्था में, तभी से क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नलिकाओं की अंदर की भित्ति में मौजूद शुक्राणु जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। देखिए जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, जो नलिकाओं के अंदर, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नलिकाओं के अंदर की जो भित्ति होती है, भित्ति में क्या मौजूद होते हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं। तो जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। यानी याद रखिएगा कि शुक्राणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अगला है कुछ शुक्राणु जनन। देखिए कुछ शुक्राणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए कुछ शुक्राणु जनन कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे
प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। देखिए, जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, शुक्राणु जनन के कोशिकाओं में जहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहाँ क्या होता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के कार्य क्या हैं, आइए समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा कई तरह से काम करता है। ठीक, इतना पहले लिख लेंगे। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा कई तरह से कार्य करता है। आगे, पहला जो तरीका है वो है ऑक्सीजन को पोषक तत्व पहुंचाना। किस प्रकार से पोषक तत्व पहुंचाता है, देखिए, प्लेसेंटा माँ के रक्त में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पोषक तत्वों को गर्भनाल के जरिए बच्चे तक पहुंचाता है। देखिए, बच्चे तक कैसे पहुंचाता है, तो माँ के रक्त से, माँ का जो रक्त होता है, ठीक, माँ के रक्त से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पोषक तत्वों को गर्भनाल के जरिए, जो गर्भनाल होता है उन्हीं के जरिए बच्चों तक पहुंचाता है। दूसरा जो है हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड छानना। हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड छानना, इसको देखते हैं। प्लेसेंटा माँ के रक्त से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को छानता है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा जो है माँ के रक्त से, भाई माँ के रक्त से क्या हो रहा है, बच्चे का पोषण हो रहा है। बच्चा जब गर्भावस्था में, भ्रूण में है, तो भ्रूण में उसका कैसे विकास होता है, तो माँ के रक्त से होता है। तो माँ के रक्त से जो, तो हानिकारक पदार्थ कैसे निकलेगा, तो माँ के रक्त से अगर उसको पोषक तत्व मिल रहा है तो हानिकारक पदार्थ भी कैसे निकलेगा बाहर, माँ के तत्व से ही, सॉरी, माँ के रक्त से ही। देखिए, प्लेसेंटा माँ के रक्त से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को छानता है। उसके बाद अगला है भ्रूण के अंगों का कार्य करना। भ्रूण के अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, देखिए, जन्म से पहले प्लेसेंटा बच्चे के फेफड़े, गुर्दे और यकृत का काम करता है। देखिए, बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ रहता है तो प्लेसेंटा क्या करता है, बच्चों के फेफड़े का काम करता है, गुर्दे का काम करता है और यकृत का काम करता है। ठीक, यानी प्लेसेंटा फेफड़े यानी सांस लेने का काम करता है, गुर्दे का काम करता है और यकृत, जो हमारा यकृत लीवर है, उसका भी काम करता है। कौन, प्लेसेंटा। तो ये हमारा जो है कि हो गया क्या, प्लेसेंटा के कार्य। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, आप लिखने से ज्यादा समझिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है आत्मचक्र क्या है। कंफ्यूज हो जाएंगे, आत्मचक्र या आवर्त चक्र, तो नहीं, ये आवर्त चक्र दूसरा है और आत्मचक्र दूसरा है। तो देखिए, आत्मचक्र क्या है, आत्मक्षति नकारात्मक भावनाओं में क्षणिक शांति ला सकती है। देखिए, आत्मचक्र का मतलब, इसका पूरा नाम क्या है, आत्मक्षति चक्र। ऐसे एग्जाम में दे देगा आत्मचक्र, लेकिन इसका पूरा नाम है आत्मक्षति चक्र। आत्मक्षति नकारात्मक भावनाओं में क्षणिक शांति ला सकती है। ठीक, क्या कर सकती है, भावनाओं में शांति ला सकती है, हालांकि यह अक्सर स्थायी होता है। क्या होता है, आत्मचक्र जो होता है अस्थायी होता है, अपराध बोध और शर्म की भावनाओं को जन्म दे सकता है। ये किसको जन्म देता है, अपराध बोध जो कार्य होते हैं और शर्म की भावनाओं को जन्म देता है, जो आगे चलकर आत्मक्षति की ओर ले जा सकता है। इसे आमतौर पर आत्मक्षति चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी फिर से समझिए, आत्मक्षति नकारात्मक भावनाओं के क्षणिक शांति ला सकती है। क्या कर सकता है, भावनाओं में
क्षणिक शांति ला सकती है, यानी कुछ शांति ला सकती है। हालांकि यह अक्सर स्थायी होता है। आत्म क्षति क्या होता है? अस्थायी होता है। अपराध बोध और शर्म की भावनाओं को जन्म देता है, यानी जितनी भी अपराध बोध कार्य हैं, शर्मिंदगी वाले जितने भी कार्य हैं, उनको क्या करता है? ये जन्म देता है। जितनी भी शर्मनाक कार्य है, उन सभी कार्यों को क्या करता है? ये जन्म देता है, जो आगे चलकर क्या होता है? आत्म क्षति की ओर ले जा सकता है। आगे चलकर क्या है कि आत्म क्षति की ओर, यानी खुद को क्या करता है? नुकसान करता है। ये सब कार्यों को करके क्या करता है? खुद को नुकसान करता है। उसी को आत्म क्षति बोला है। आत्म क्षति की ओर ले जा सकता है। इसे आमतौर पर आत्म क्षति चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी सीधा समझिए, आत्म क्षति चक्र का मतलब है कि ये क्या करता है? ये अपराध करवाने के लिए और क्या जितने भी गंदे कार्य हैं, उन सभी को ये जन्म देता है। उन्हीं को हम आत्म चक्र कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? देखिए वृषण जब बच्चे भ्रूण में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो क्या होता है? उनका उदर गुहा के अंदर होता है वृषण। लेकिन जब वो क्या होते हैं? गर्भ से बाहर आते हैं, तो क्या होता है? उदर गुहा के बाहर हो जाता है उनका वृषण। तो क्यों? देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं। वृषण कहाँ होते हैं? उदर गुहा के बाहर होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की जरूरत होती है। देखिए हमारे शरीर का तापमान ज्यादा होता है और ये जो वृषण है, उनको क्या तापमान कम चाहिए होता है। इसीलिए क्या होता है? ये उदर गुहा के बाहर होता है। ठीक, इतना तो क्लियर होंगे। क्या होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या चाहिए? तापमान कम चाहिए। शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान टेम्परेचर कम चाहिए और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसीलिए जो है कि वृषण उदर गुहा के बाहर होता है। वृषण कोश तापमान नियंत्रण का काम करता है। किसका काम करता है? तापमान नियंत्रण का कार्य करता है। तापमान को नियंत्रण करता है वृषण कोश। इसमें तापमान शरीर के तापमान से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो शरीर का तापमान होता है, उनसे करीब कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। वृषण कोश में मौजूद वृषण, जो वृषण कोश में वृषण मौजूद होते हैं, शरीर के सबसे ठंडे अंग होते हैं। देखिए वृषण कोश में जो वृषण होते हैं, वो शरीर के क्या होते हैं? सबसे ठंडे अंग होते हैं। अगर वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं तो शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं होता। तो ये हमारा हो गया क्या? वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र को हम मासिक धर्म के भी नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से जानते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के नाम से जानते हैं। जो कि ये क्या है? हर महिला को, हर लड़की को क्या होता है? हर महीने ये होता है। ठीक, हर महीने ये होता है 28 दिन पे, बिल्कुल 28 दिन पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि किसी का के 15 दिन पे भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल मादा प्राइमेटो मतलब सिर्फ ये किसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है? मादा को आता है, फीमेल को होता है। जैसे कि बंदर में, जी हाँ, बंदर में भी जो बंदरिया होती हैं जो फीमेल होते हैं, बंदर, कपी और मनुष्य में होने वाला जनन चक्र है। ये क्या है? जनन चक्र है। अगर ये न आए तो क्या है? अगर ये महिला लड़कियों को न आए तो वो क्या है? गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। इसीलिए ये होना क्या होता है? आवश्यक होता है।
जनन चक्र है। यह महिलाओं के गर्भाशय के स्तर का मासिक बहाव होता है। देखिए, ये महिला के गर्भाशय स्तर का क्या होता है? मासिक बहाव होता है। यानी हमारे गर्भाशय में जितनी भी गंदी चीजें होती हैं, जितने भी गंदे ब्लड होते हैं, वो क्या होते हैं? वही निकलते हैं। आवर्त चक्र को रजोधर्म, मासिक चक्र, चक्र या अवधि भी कहा जाता है। आमतौर पर आवर्त चक्र 28 दिनों पर होता है। आवर्त चक्र कितने दिनों पे होता है? 28 दिनों पे होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिन तक का भी होता है। 21 से 35 दिन यानी 15 दिन का हो गया। 21 से 35 15 दिन, ठीक। और किसी किसी का देखिए, एक तो 15 दिन पे भी किसी का होता है, 28 दिन पे भी किसी का होता है, और इसी में जो होता है कि किसी दिन का किसी किसी का दिन जो है कि एक महीने से ओवर हो जाता है, 2-4 दिन, एक सप्ताह ऐसे ओवर हो जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, इससे घबरा जाते हैं। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मली है। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि आवर्त चक्र क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया? जो मेंडल थे वो अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किए, देख लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन निम्न कारणों से किया। कौन कौन सा कारण है? देखिए, पहला कारण है, मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है। मटर का पौधा क्या होता है? वार्षिक होता है, ठीक। इसका भी क्या होता है? मौसम होता है, ये ठंडी के मौसम में ही होते हैं। तो मटर का पौधा वार्षिक होता है तथा अल्पकालीन जीवन चक्र वाला होता है। इसका जीवन चक्र क्या होता है? बहुत कम होता है। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा जो है कि बहुत ही आसानी से सभी जगहों पे उगाया जा सकता है। मटर के पौधों में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं। जो मटर के पौधे होते हैं उनमें क्या है कि बहुत सारे विरोधी गुण अनेक पाए जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। उत्परिवर्तन के 3 कारण देख लेते हैं। पहला कारण जो है, डीएनए क्षति। डीएनए का स्वतः स्फूर्त विघटन भी उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। डीएनए का स्वतः स्फूर्त विघटन जो है वो भी क्या? उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। दूसरा, उत्परिवर्तन के कारण प्रेरित उत्परिवर्तन। देखिए, रसायन और विकिरण जैसे उत्परिवर्तनों से डीएनए नष्ट हो जाता है। रसायन और विकिरण जैसे उत्परिवर्तनों से डीएनए क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और व्यक्तिगत न्यूक्लियोटाइड की संरचना बदल जाती है। क्या होती है? जो व्यक्तिगत न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी संरचना बदल जाती है। देखिए, तीसरा है, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए के प्रति बनाने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है। क्या होता है कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए को बनाने में कभी कभी त्रुटि हो जाती है। कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए को बनाने में क्या होता है? त्रुटि हो जाता है। इस त्रुटि के कारण डीएनए अनुक्रम में छोटा सा बदलाव होता है। इस त्रुटि के कारण क्या होता है? डीएनए का जो अनुक्रम है उसमें एक छोटा सा बदलाव होता है। उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। यानी ध्यान दीजिए, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए बनाने में कभी कभी क्या होता है? त्रुटि होता है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए बनाने में त्रुटि होता है, और इसी त्रुटि के कारण जो डीएनए है
उस डीएनए अनुक्रम में छोटा सा बदलाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये आपको 1 नंबर में भी पूछ देगा कि उत्परिवर्तन क्या है। वेरी मोस्ट, आप ट्रिक लगा लीजिएगा इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम देखिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिप्लेट होता है। क्या होता है? आनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिप्लेट होता है, यानी 3 नाइट्रोजन बेस। ट्रिप्लेट का मतलब 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। आनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिप्लेट होता है। ट्रिप्लेट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस के समूह में रहता है। दूसरा, आनुवांशिक कूट सर्वव्यापी होता है। आनुवांशिक कूट क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। यह हर जीवधारियों के लिए एक समान होता है। आनुवांशिक कूट क्या होता है? हर जीवधारी में होते हैं, हर जीवधारी में आनुवांशिकता पाई जाती है। तो आनुवांशिक कूट सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी मतलब सभी में होता है। यह हर जीवधारियों के लिए एक समान होता है। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले परिभाषा इनका। देखिए भक्षी तथा भक्ष्य की परिभाषा देखिए, एक शिकारी एक जीव है। एक शिकारी क्या है? एक जीव है। शिकारी भी जीव है, यानी शिकार करने वाला भी क्या कहलाएगा? जीव ही कहलाएगा, जो दूसरे जीव को खाता है। ठीक, एक शिकारी भी क्या है? एक जीव है जो क्या करता है? दूसरे जीव को खाता है। शिकार वह जीव है जिसे परभक्षी खाता है। क्या है? शिकार ऐसा जीव है जिसे कौन खाता है? परभक्षी खाता है। शिकारी और शिकार के उदाहरण देखिए, शिकारी और शिकार। शिकारी यानी शिकार करने वाला, और शिकार मतलब जिसका शिकार करेगा। शेर और जेब्रा। शेर किसका करता है? जेब्रा किसका शिकार करता है? शेर का। भालू और मछली, सॉरी देखिए, शेर जो है कि जेब्रा का शिकार करता है, भालू मछली का शिकार करता है, लोमड़ी खरगोश का शिकार करता है। ठीक, यानी क्या कह रहा है कि शेर हो गया शिकारी और जेब्रा हो गया शिकार। भालू शिकारी, मछली शिकार, क्योंकि मछली का शिकार किया है। लोमड़ी शिकारी हो गया, ये शिकार किया है किसका? खरगोश का, तो खरगोश शिकार हो गया। लेकिन यही अवधारणा पौधों पर भी लागू होती है। ये अवधारणा जो है किस पे? पौधों पर भी लागू होती है। देखिए, भालू और बेरी, खरगोश और सलाद, टिड्डा और पत्ती। तो ये तो हो गया भक्षी तथा भक्ष्य की परिभाषा। अब देखेंगे शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन। देखिए, शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन देखेंगे। शाकाहारी जो पशु उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर देते हैं। ऐसे पशु जो क्या करते हैं? उत्पादों को पूरी तरह से बाहर कर देते हैं और इसी तरह पशु व्युत्पन्न उत्पादों जैसे चमड़े, रेशम, शहद और ऊन से बचते हैं, ऊन से बनते हैं, बचते हैं नहीं बच्चा, बनते हैं, को शाकाहारी कहा जाता है। किसको शाकाहारी कहा जाता है? जो पशु व्युत्पन्न उत्पादों क्या करते हैं? पशु से कुछ पदार्थ ग्रहण करके उन्हीं से जो उत्पाद बनते हैं, जैसे चमड़े। चमड़े कैसे बनते हैं? पशुओं से बनते हैं। रेशम पशुओं से ही बनते हैं। शहद और ऊन, ऊन भी क्या है? भेड़ियों के बाल से बनते हैं। उन्हीं को बोला है कि को शाकाहारी कहा जाता है।
दुग्ध उत्पादों का उपयोग करने वालों को कभी कभी लैक्टो शाकाहारी कहा जाता है। जो क्या करते हैं, दूध उत्पाद का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, दूध उत्पादों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लैक्टो शाकाहारी कहा जाता है। और जो अंडे का उपयोग करते हैं उन्हें लैक्टो ओवो शाकाहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण लिखिए। सहभोजिता क्या है देख लीजिए। ये आपके 1 नंबर में भी पूछते हैं, 2 नंबर में भी पूछते हैं और ये 3 नंबर में भी पूछते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। 2 जीव जातियों में ऐसा सहजीवन जिससे एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी को पहली से ना कोई लाभ और ना कोई हानि होती है। देखिए समझिए इसको, 2 जीव जातियां यानी 2 ऐसे जीव जिन्हें क्या होता है कि सहजीवन, जो 2 जीव जातियों में ऐसा सहजीवन जिसमें एक जाति को दूसरी से लाभ हो, क्या हो, जो पहला जाति है उसे दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरे जाति को क्या हो, पहले से ना कोई लाभ हो और ना कोई हानि हो। जैसे शार्क एवं रोमेरा मछली, क्या होगा, शार्क और रोमेरा मछली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि लवण मृदोदभित पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। देखिए अनुकूलन किसे कहते हैं इसे समझते हैं। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। देखिए कहने का मतलब है कि किसी वातावरण में, किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक यानी सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना, क्या, किसी वातावरण में जो है कि सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना और वंश वृद्धि के लिए, सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करना और वंश वृद्धि के लिए क्या करना है, जीवों में शारीरिक संरचनात्मक, ठीक, शारीरिक रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों स्थायी परिवर्तन, जब उनके शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होगा, परिवर्तन जब उत्पन्न होगा, रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन जब उत्पन्न होगा उन जीवों में, तो इन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। फिर से देखिए, किसी विशेष वातावरण में जब सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए और वृद्धि के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए सरलता पूर्वक और वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक जब परिवर्तन होता है, किसके लिए, वंश वृद्धि के लिए, जीवों में जब शारीरिक रचनात्मक और क्रियात्मक जब परिवर्तन होता है वंश वृद्धि के लिए, तो उस परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। देखिए जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। फिर से देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे, जो मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे होते हैं वो अपने वातावरण में, जिस वातावरण में मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे हैं, जिस वातावरण में, उसी के अनुकूल रहने के लिए, उस वातावरण के अनुकूल रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी की कमी है उन्हें रोकने के लिए कांटों के रूप में, क्या करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की जो उन्हें कमी हो जाती है उन कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किए जाते हैं।
जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं पानी के बिना क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनके जड़ क्या होते हैं गहराई में चले जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, पानी की कमी को रोका जाता है कि पानी की कमी न हो, जिससे कि क्या होते हैं जड़ बिल्कुल गहराई तक चली जाती है। जाहिर सी बात है किसी भी पौधे को पानी देंगे उसे उस जड़ को पानी मिलेगा अगर, तो वो पौधा का जड़ क्या करेगा, बिल्कुल गहराई तक चला जाएगा। बस वही चीज यहाँ भी बोला है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं वातावरण के, उन्हीं को बोला है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की कमी को रोका जाता है। ठीक, और क्या किया जाता है जिससे कि वो क्या करते हैं, जड़ पानी की तलाश में क्या करते हैं, बिल्कुल गहराई तक चले जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध विधियों मतलब बैरियर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए आपके ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए गर्भावस्था को रोकने के लिए पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है कंडोम। देखिए यह एक यांत्रिकी विधि है। ये क्या है, एक यांत्रिकी विधि है जिसमें शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोका जाता है। इसके कंडोम के प्रयोग से क्या होता है, अगर इसका यूज किया जाए तो शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोका जाता है। यह यौन संचरित रोग से बचाता है। क्या करता है, ये जो यौन संचरित रोग होते हैं, जननांगों के जो रोग होते हैं, उनसे क्या करता है, बचाता है। कंडोम का इस्तेमाल करना आसान है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला देखिए दूसरा जो विधि है वो है पुरुष नसबंदी। देखिए यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें अंडकोश से शुक्राणु ले जाने वाली नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, अंडकोश से शुक्राणु ले जाने वाली नली, जो नली होती है, जो अंडकोश से जो नली होती है, अंडकोश से क्या करता है, शुक्राणु ले जाता है। ठीक, शुक्राणु ले जाता है अंडकोश से, उस नलिका को क्या करते हैं अवरुद्ध कर दिया जाता है, यानी उस नली को काट दिया जाता है। जो अंडकोश से शुक्राणु ले जाने का कार्य करता है जो नली, उस नली को क्या करते हैं, काट दिया जाता है। पुरुष नसबंदी में जो है कि उस नली को काट दिया जाता है। यह एक स्थायी और अत्यधिक प्रभावी गर्भ नियंत्रण विधि है। इससे क्या होगा, इससे जो है कि महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती है, कभी भी जो है कि गर्भ धारण नहीं कर सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। जो एक संकर संकरण है उनके प्रयोग के द्वारा क्या करना है, विसंयोजन नियम की व्याख्या करना है। तो देखिए जब कोई जीव युग्मक बनाता है, क्या करता है, जब कोई जीव युग्मक बनाता है तो हर युग्मक को सिर्फ एक जीन मिलती है। जब आप युग्मक बनाएंगे, जाइगोट बनाता है, तो क्या करता है, युग्मक को क्या मिलता है, सिर्फ एक जीन मिलता है। यह जीन यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। ये जीन क्या है कि इसे चुना जाता है यादृच्छिक रूप से। एक संकर संकरण का मतलब है एक प्रजाति के 2 तरह के पौधों के बीच संकरण। क्या करना है, एक ही प्रजाति के क्या 2 तरह के पौधे होंगे और उन्हीं के बीच क्या करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा। आगे, इसका इस्तेमाल 2 एलील्स के बीच प्रभुत्व संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, 2 एलील्स के बीच में प्रभुत्व संबंध, 2 एलील्स के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मानव में प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी पावर होता है, इम्यूनिटी पावर। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। देखिए मानव में प्रतिरक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जन्मजात प्रतिरक्षा, अनुकूली प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यही 3 प्रतिरक्षा है जो मानव में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो स्वास्थ्य शब्द को पहले परिभाषित कर लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। जी हाँ, समझिए यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य का मतलब क्या है? जो मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक यानी मस्तिष्क से, शारीरिक मतलब शरीर से, और सामाजिक यानी सामाजिक रूप से सभी चीजों से क्या हो? स्वस्थ होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्य। यह बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। ये क्या है? बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। ये अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें ये रही। कौन कौन सी जरूरी बातें हैं? देखिए पहला बात है संतुलित आहार लें, इससे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। संतुलित आहार लेने से क्या होता है? हमारे शरीर को जो है कि पोषक तत्व मिलते हैं और प्रतिरक्षा बढ़ती है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर जो होता है हमारे शरीर का, शरीर में वो बढ़ता है। इसीलिए हमें संतुलित भोजन हमेशा करना चाहिए। देखिए नियमित व्यायाम करें। नियमित रूप से क्या करना चाहिए? हमें व्यायाम करना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। नियमित व्यायाम से क्या होता है? हमारा शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहता है। तीसरा है पर्याप्त नींद। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ये सभी चीजें क्या है? जरूरी है। नियमित व्यायाम जरूरी है, संतुलित भोजन जरूरी है, और वो भी रूटीन के साथ, बिल्कुल टाइमली। पर्याप्त नींद लें। वयस्कों को रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता पूर्वक बिल्कुल रहना चाहिए। गंदगी में भी रहने पे क्या होता है? बिल्कुल जो है कि बीमारियां हो जाती हैं गंदगी से भी। इसीलिए हमें स्वच्छता से रहना चाहिए। साफ सुथरा कपड़े पहने और मादक पदार्थों से दूर रहे। मादक यानी मांस मछली वगैरह हुआ, या फिर आपका जो शराब वगैरह हुआ, इन सब पदार्थों से दूरी बना के रखें। अगला तनाव कम करने के लिए रूटीन बनाएं। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी काम को करने का आप रूटीन बनाइए। ऐसे क्या होगा? आपको टेंशन नहीं रहेगा। आप रूटीन बना के रखेंगे तो आपको पता होगा कौन सा काम जो है कि किस समय में क्या करेंगे। आप पूरी तरह से उस काम के लिए बाध्य रहेंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल आलतू फालतू बातें नहीं आएंगी, तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे जरूरी बात है कि रूटीन बना के आप रहिए। घरेलू कचरे का ठीक से निपटारा करें। जो घरेलू कचरे हैं उन्हें क्या करें? अच्छे से उसका निपटारा करें। अगला क्वेश्चन है गास के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। चलिए देख लेते हैं इसको। ये आपके 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। गास स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। देखिए क्या कह रहा है कि एक ही तरह की संसाधनों के लिए, जो एक ही तरह के संसाधन है उनके लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम से संबंधित जातियां क्या करना है कि जो 2 निकटतम संबंधी
जातियां हैं, जो दो क्या है जाति है, वो क्या है निकटतम, बिल्कुल निकट है, बिल्कुल संबंधी जातियां हैं दो, अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल एक तरह की जातियां भी अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती हैं और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अनंत विलुप्त कर दी जाती हैं। जो घटिया जाति यानी नीच जाति होती है उन्हें क्या कर दिया जाता है, बिल्कुल विलुप्त कर दिया जाता है। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होने, अन्यथा नहीं। जब ये ऐसा तभी होगा जब संसाधन जो है कि सीमाकारी होंगे या फिर नहीं होंगे। आगे, अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण हैं। स्पर्धा के ऐसे सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि क्या हम नहीं कर सकते हैं। वे प्राकृतिक में अंतरा जातीय स्पर्धा होने को नकारते, क्या करते हैं वे प्राकृतिक में क्या करते हैं, अंतरा जातीय, बिल्कुल अंतर जाति से बिल्कुल अंतर स्पर्धा होने को नकारते हैं। तो जब नकारते हैं तो वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं, जब वे नकारते हैं तो इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा का सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं, जो जातियां स्पर्धा का सामना करने वाली हैं वो ऐसा क्रिया विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दे। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। ऐसी क्रियाविधि क्या है, संसाधन विभाजन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जरूर से आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है युग्मक विकल्पी यानी एलील। युग्मक विकल्पी एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों के साथ वह विकल्पीयता पर टिप्पणी कीजिए। परिभाषित करना है, इसे युग्म विकल्पी या एलील और युग्म विकल्पी भी कहते हैं। युग्म विकल्पी को एलील भी कहते हैं और युग्म विकल्पी भी कहते हैं। इसमें एलील किसी भी कारक अथवा जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप हैं। इसमें क्या है, जो एलील है उनके कोई भी कारक अथवा जीन, एलील के किसी भी कारक या फिर जीन के दो या फिर दो से अधिक विकल्प रूप हैं। इनके जीन के दो या दो से अधिक विकल्प रूप हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करने वाली जीन, जो मटर के पौधे हैं उनके बीज को, पौधे में जो बीज है उनकी आकृति प्रदान करने वाले जीन, आकृति प्रदान करने वाले कोई ना कोई जीन होंगे जो आकृति प्रदान करते होंगे। जीन के दो विकल्पी हो सकते हैं, गोल व झुर्रीदार। मटर का आकृति गोल भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है। गोल व झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन क्या करेंगे, एक दूसरे के एलील हैं। देखिए, गोल व झुर्रीदार बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे के एलील हैं। क्या है, एक दूसरे के एलील हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। चलिए देखते हैं। देखिए, लिंग संलग्न का सबसे प्रभावी लक्षण जो है हम कह सकते हैं क्या, हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। ये क्या होता है, वंशागति होता है, ठीक। हीमोफीलिया मानव में लिंग संलग्नी वंशागति का एक अन्य विख्यात उदाहरण हीमोफीलिया है, ठीक। इस रोग से पीड़ित मनुष्यों में खून को जमने वाले कारक का अभाव होता है। जो हीमोफीलिया से पीड़ित मनुष्य होते हैं उनका क्या होता है, खून जल्दी नहीं जमता है, उनका खून जो है कि जल्दी नहीं जमता है। इसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्य को यदि छोटा सा भी घाव हो जाता है
अगर हीमोफीलिया वाले मनुष्य को छोटा सा भी घाव हो जाए या फिर कहीं कट फट जाए तो वो जल्दी क्या होता है, रक्त नहीं बंद होता है। जब जमेगा नहीं ब्लड तो फिर रुकेगा कहाँ से, इसीलिए ब्लड जो है कि नहीं रुकता है। और ऐसे मनुष्य को अगर घाव भी हो जाए तो उससे लगातार रुधिर निकलता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया के बारे में समझ लिए। अब इनके लक्षण भी देख लेते हैं। देखिए लक्षण, पहला लिंग संलग्न लक्षण वे लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों से नियंत्रित होते हैं। इनके क्या होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित जीनों से नियंत्रित होते हैं। जो जीन होते हैं उनसे ये नियंत्रित होते हैं। मनुष्यों में ये लक्षण X और Y गुणसूत्रों पर होते हैं। ये लक्षण किस पे होते हैं, जो X और Y गुणसूत्र होते हैं उन्हीं पे ये लक्षण होते हैं। पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। आगे, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। हीमोफीलिया क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। इस रोग से मनुष्य में खून जमने की क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है, इस रोग के कारण मनुष्य में जो है कि खून जमने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है। मनुष्य में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन के 3 एलील, मनुष्य में जो रक्त को नियंत्रित करते हैं उन जीनों के 3 एलील कौन कौन से, IA, IB तथा IO। समजातीय गुणसूत्र में एलील समान स्थान पर रहते हैं। क्या रहते हैं, समजाती जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एलील जो होता है समान स्थान पर रहता है। हीमोफीलिया की वंशागति वर्णांधता की वंशागति के समान होती है। हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से वर्णांधता की वंशागति भी होती है, यानी दोनों समान होते हैं। हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुषों की आयु, हीमोफीलिया से जो पुरुष ग्रस्त हो जाते हैं उनकी आयु इतनी कम हो जाती है कि वे जनन नहीं कर पाते हैं। देखिए, जिन व्यक्ति को हीमोफीलिया हुई रहती है वो क्या करते हैं, जनन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूल अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। शुष्कतानुकूल मतलब मरुद्भिद्दि अनुकूलन पर टिप्पणी। देख लेते हैं इसको भी। देखिए, मरुस्थलीय पौधे, कौन, मरुस्थलीय पौधे, पानी की कमी और ज्यादा तापमान। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उन्हें क्या होती है, पानी की कमी होती है और तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं पानी की कमी और ज्यादा तापमान के कारण उस प्रकार की परिस्थितियां जो होती हैं उनमें रहने के लिए कई तरह के अनुकूलन विकसित करते हैं। इस अनुकूलन में अकारिकीय, शारीरिक, कारिकीय या व्यवहारिक बदलाव शामिल है। तो आज का रहा हमारा ये पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।